नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपीसीबीटी 2 में हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और टॉप 100 प्लस एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू का आप एक्सप्लेनेशन भी देख पा रहे होंगे, पूरा 360 डिग्री में आपका कंप्लीट फुल चैप्टर रिवाइज विथ कंसेप्ट के साथ, जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूला, सब कुछ एक साथ करते हुए। तो चैप्टर हम लोग सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 3 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, अब जा करके देखिए। बेस्ट कंटेंट यूं ही नहीं लिख दिया गया है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनेशन में एज इट इज आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप जो कोर्सेस वगैरह परचेज करना चाहते हैं, मिनिमम फी में 299 में कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और मैं आपको इन्वायरमेंट का भी एमसीक्यू का पार्ट 1 करवा दिया हूं। ठीक है, 3-4 पार्ट में पूरा 100 प्लस एमसीक्यू भी कवर कर लेंगे। तो बिना देर किए हुए पार्ट 4 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत शानदार वे में कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो चलिए पार्ट 4 हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करने वाले थे। इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया था। देखिए, ये क्वेश्चन लाया इन द सेंस क्या है कि आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि अब ये PYQ और लेटेस्ट 2025 का ये सवाल है। सवाल क्या है, तो देखिए, प्रतिरोध जो है तार बनाने के लिए, यानी कि प्रतिरोध बनाना है आपको, कोई रजिस्टर बनाना है, उसके लिए पूछा गया कि किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और गलनांक भी उच्च होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन, और मैंने कहा भी था कि आपको बहुत कम ऐसे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। हाँ, अब आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन कॉपी आपको टेस्ट सीरीज में, बट मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था, देखिए कितने अलग तरीके से मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि लैब के अंदर जो प्रतिरोधक बने होते हैं, यानी कि जो रजिस्टर बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं। ठीक है भाई, तो जो रजिस्टर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टर के नहीं बने होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ने का मतलब क्या है कि जब आप लैब में कोई रजिस्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कोई एक दिन का तो वो काम नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट 10 से 15 दिन, महीनों के दिन भी चलती है। तो अब इतने लंबे दिनों में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वातावरण में जो तापमान है उसका भी क्या है, इंक्रीज या फिर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। तो उस टेम्परेचर का घटना या बढ़ना, आपको पता है कंडक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सेमी कंडक्टर अगर हम लोग लेते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। इंसुलेटर तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे आपका क्या है भाई, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें 0 होते हैं, और इससे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो आप कुचालक इंसुलेटर जो भी चीजें हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़, क्या इसका आप रजिस्टर बनाएंगे भी तो क्या उससे करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। इसके बाद हमने बताया आपको मिश्र धातु, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई भी इम्पैक्ट या टेम्परेचर का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, इसमें रेजिस्टेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही सवाल आप यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन में पूछा है कि प्रतिरोध बनाने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध एक तो रेजिस्टेंस वैल्यू उच्च होती है और गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, कॉपर क्या है भाई, एक मेटल हो गया, आपका धातु हो गया। एल्यूमिनियम क्या है भाई, आपकी धातु हो गई। और सिल्वर, ठीक है भाई, और सिल्वर भी क्या हो गया, आपका धातु। धातु मतलब क्या है भाई, समझिए, धातु मतलब मेटल, मतलब क्या है, ये आपका एक कंडक्टर है। और कंडक्टर का अगर आप रजिस्टर बनाए हुए हैं, तो उसमें टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या है, निक्रोम या नाइक्रोम। इसको मैं ऑप्शन में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आप इंग्लिश इसका वर्जन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने एक झलक दिखलाया आपको, और मैंने जिस तरीके से पढ़ाया और आपको जितने 360 डिग्री में घुमाया है, यकीन मानिए बहुत शानदार वे में आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। और बाकी थ्योरेटिकल क्लासेस भी अगर कर रहे हैं हमारे साथ एप्लीकेशन में, तो फिर सोचना नहीं है। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है आपका 37 में, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या बोला गया है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। भाई पहले विशिष्ट चालकता की बात कर ली जाए, तो चलिए विशिष्ट चालकता से पहले मैं पूरा एक यहाँ पे डाटा रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ।
मैंने बहुत ये रेजिस्टेंस मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्लियर करना चाहता हूँ उसको समझिए। इसका अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एसआई यूनिट, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ओम होगा। सभी को पता है क्या होता है सर, ओम होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी यानी इंग्लिश में रजिस्टिविटी और हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। चलिए भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसका एसआई यूनिट पूछ लिया जाएगा तो क्या होता है सर, 1/, अच्छा ये मैं आपको शायद बताया भी हूँगा। देखिए मैं इसका आपको यूनिट निकाल देता हूँ, अगर जिनको नहीं आता। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, आर ए अपन एल, यानी ओम मीटर स्क्वायर अपन मीटर, यानी लेंथ के लिए मीटर, रजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा आपका, तो जो रो है उसकी एसआई यूनिट क्या बन गई है, ओम मीटर, ठीक है। चलिए तो क्या आ गया भाई, ओम मीटर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, ठीक है। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं भाई। अब आइए इंपॉर्टेंट है जो आपका है कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे चालकता। चालकता जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। और याद करिए मैंने इसमें 3 यूनिट शायद बताया था मैंने आपको ना, 3 यूनिट बताया था। चलिए कोई नहीं, मैं अभी आपको सारे यूनिट्स एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए भाई, तो इसकी एसआई यूनिट हो या इकाई यूनिट आपसे पूछिए तो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, 1/r है, यानी कि 1/ओम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड नंबर में ओम ऊपर चला जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों में, ओम इनवर्स, ठीक है ना भाई। या आप मैं और में लिख दे रहा हूँ 1/ओम। ये सब आपके ऑप्शन मिलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तीसरी इसकी इकाई की बात कर ली जाए। ये ओम क्या हो गया भाई, ये ओम क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया, ओम उल्टा हो गया। तो मैं इसको ओम को क्या करूंगा, मोह जो लिखना चाहते हैं ना आप, वही मैं बताना चाहता हूं एग्जैक्ट होता क्या यहाँ पे। तो ओम जो है आपका, ये देखिए ओम, और ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, यानी ओम का उल्टा। तो मैं ओम को अगर उल्टा लिखना चाहूं तो ओम में एम क्या लास्ट में, तो मैं इनिशियल एम लिख दूं, एच आपका मिडिल में बीच में लिख दूंगा, ओ शुरुआत में, तो इसको मैं लास्ट में रख दूंगा। क्या हो जाएगा, मो। यानी कि इसकी एक और ऐसा यूनिट जो यूनिट होती है वो होती है मो, यानी मो का मतलब क्या है, ओम इनवर्स ही है, ठीक है। चलिए चौथा यूनिट इसकी अगर हम लोग देखना चाहें तो चौथा यूनिट की बात कर ली जाए तो वो था आपका सीमेन। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस का एक जगह सारे यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो आज आपका सवाल पूछा गया कंडक्टिविटी के बारे में, क्या है सर, कंडक्टिविटी। चलिए साहब, कंडक्टिविटी के बारे में अब हम लोग पता करते हैं, यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं चालकता। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/रो। चलिए अब इसकी एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या क्या हो जाएगा। एक तो है भाई सबसे पहले 1/रो है, यानी कि 1/ओम मीटर होगा, ठीक है। सेकेंड में क्या हो सकता है, दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। थर्ड में क्या लिख सकते हैं, एक को ऊपर ले गए हम, ओम को ऊपर ले गए तो ओम इनवर्स अपन मीटर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले ये बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। चौथे नंबर में आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को ओम इनवर्स उल्टा है तो आप लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स। यहां लिख सकते हैं मो अपन मीटर। बताइए कोई दिक्कत है लिखने में, आपको कोई परेशानी हो रही है तो बताइएगा, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी आपको मैंने एक और चीज बताया था, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है सीमेन होती है। सीमेन कहने का मतलब क्या हो गया, 1/ओम हो गया ना भाई, 1/ओम हो गया, या फिर इनवर्स इक्वल्स टू सीमेन हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इनवर्स है यहाँ पे भी इनवर्स है तो आप लिख सकते हैं सीमेन, या यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं और में सीमेन मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीमेन अपन मीटर। और यहाँ पे और लिख सकते हैं 1/रो है तो 1/रो के जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सीमेन। देखिए यहाँ पे देखिए 1/रो है ना भाई, इसको आप सीमेन लिख सकते हैं, बताइए। तो 1/रो क्या लिख सकते हैं, सीमेन बटा मीटर, ठीक है। यह जो मैं यहाँ पे आपको लिख भी दिया हूँ तो इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा सीमेन अपन मीटर। तो देखिए कंडक्टिविटी कितनी यूनिट हो सकती है, सबसे पहले 1/ओम मीटर हो गया,
कोई दिक्कत नहीं। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं हो। ओम इनवर्स को मो इनवर्स लिख सकते हैं, और ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन भी लिख सकते हैं, तो सीमेन लिख दिया ओम इनवर्स की जगह, और मीटर इनवर्स एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे हम लोग मीटर को नीचे रखे, ओम इनवर्स ऊपर रह गया, मो पर मीटर हो गया, सीमेन पर मीटर हो गया, और फोर्थ नंबर को हटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये तो रही बात भाई आपकी क्या, यूनिट के बारे में। अब आइए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, देखिए कि जो विशिष्ट चालकता की जो इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता मतलब वही कंडक्टिविटी के बारे, जिसको विशिष्ट चालकता कहते हैं इसको। यहाँ पे मैंने चालकता केवल लिखा था ना, यहाँ लिख लीजिएगा विशिष्ट चालकता। कहाँ गया भाई, विशिष्ट चालकता। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं अब हम लोग। देखिए रो को हम लोग कहा विशिष्ट चालकता, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एक मिनट भाई, रो मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, 1/रो हो जाएगी। तो यूनिट सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 1/ओम मीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में मैंने बताया कि ओम इनवर्स अपन मीटर रखेंगे, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मोह अपन मीटर, और क्या बोल सकते हैं भाई, सीमेन पर मीटर। थर्ड नंबर में हम क्या कर सकते हैं सर, मीटर को भी ऊपर लेके चले जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके अलावा ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स, और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं सर, ओम इनवर्स को सीमेन लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए साहब अब देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये भी होगा, बिल्कुल सही है इकाई। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ओम इनवर्स पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर ये भी सही है सर। नेक्स्ट मो पर मीटर, तो देखिए मो पर मीटर ये भी सही है सर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सीमेन पर मीटर, तो देखिए सीमेन पर मीटर ये भी सही है। मतलब कि ये चारों की चारों इकाई सही दी गई आपको ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। देखिए किस लेवल पर मैंने क्वेश्चन, देखिए इस लेवल पे अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे, नो डाउट। ठीक है, और अगर आप इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं मतलब आप समझिए कि पूरा निचोड़ आपने तैयारी किया। देखिए अगला सवाल है, अब इसको यूनिट डायमेंशन में भी पूछा जा सकता है, सॉरी मेजरमेंट में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध की विमा क्या है, आर का विमा। तो मैंने कल ही इसके ऊपर पूरे अच्छे से चीजों का एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं अभी नहीं निकालूंगा। तो देखिए मैं यहाँ एक बार बस रिकॉल करा देता हूँ। तो क्या कैसे निकाला था हमने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको क्या पता है, आर इक्वल टू क्या होता है सर, V बाई आई होता है। ठीक है, तो आर का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना था। चलिए आई का तो हम निकाल लेंगे, आई का होता है आपका एम्पियर, यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। लेकिन भी का यानी वोल्टेज का नहीं पता, तो भी का हमने यहाँ से निकाला, भी इक्वल होता है वर्क डन अपन क्यू। वर्क डन का आपको पता है ना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ML स्क्वायर T-2, और क्यू इक्वल होता है आई टी। तो आई यानी कि करंट के लिए हम ए यूज करेंगे, टी के लिए टाइम है तो टी यूज करेंगे। यहाँ से हमने वोल्टेज का क्या किया भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब यहाँ से हमने ये पुट कर दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ से ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम लोग इसके सवाल तक पहुंच गए थे। तो एक बार मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। डायमेंशन फार्मूला आर का क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू V बाई आई। अब भी मुझे पता है कैसे निकलेगा, वर्क डन अपन क्यू। अब वर्क डन का क्या होता है भाई, ML स्क्वायर T-2। ठीक है, कैसे निकाले, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका होता है ML T-2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का L तो ML स्क्वायर T-2 हो गया। चलिए अगर रही बात क्यू की, तो क्यू इक्वल होता है आई टी, तो ए और टी हो गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ML स्क्वायर T-2 एक और चल गया, तो T का पावर -3, ए का इनवर्स हो गया। ये निकल गया भाई भी का, तो चलिए भी हो गया इसका, और आई का मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो जाएगा भाई, करंट का ए। अब ये ऊपर चला जाएगा ML स्क्वायर T का पावर -3, ये पावर -2। ठीक है, कहाँ है ML स्क्वायर, ठीक है ना, ML स्क्वायर। ठीक है, देखिए ML स्क्वायर T का पावर -3, ए का इनवर्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब हो गया, ये काम खत्म करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। बहुत अच्छे सवाल मैंने लिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन आज हम लोग कोशिश है टारगेट, बाकी देखना है जहां तक चलेगी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने अभी आपको बताया क्या, ओम है ना, ओम मैंने बताया, तो ऑप्शन ए तो भाई सही है। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध की जो यूनिट होती, और आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, V इक्वल टू क्या होता है, आई अपन आर होता है, सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, V अपन आई। ठीक है, तो 1 ओम इक्वल टू आप लिख सकते हैं वोल्ट, करंट का क्या लिख सकते हैं एम्पियर, है ना।
यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट आप क्या ले सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर ये भी सही है, इकाई हो सकती है बिल्कुल, यानी कि बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। देखिए तो डायरेक्ट फट से आप ओम टिक करके आ जाइएगा, मुझे पता है, बाकी आप ऑप्शन चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको रोक रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ के बारे में बोला गया कि ये वैलिड है किसके लिए। तो भाई देखिए ओम्स लॉ में क्या बताया गया था, ओम्स जो साइंटिस्ट रहे, साइंटिस्ट के नाम पर ही ओम्स लॉ दिया गया था, जो साइंटिस्ट रहे हैं उनके नाम ही ओम्स है इसलिए। और वो आई थिंक 1920 या 1827 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट डेट या ईयर याद नहीं है। ओम्स लॉ में क्या बताया गया था कि आप कोई भी वायर लिए हुए हैं, ठीक है, या आपके पास कोई भी कंडक्टर है यानी कि चालक है, अगर आप इसका फिजिकल क्वांटिटी या सॉरी फिजिकल स्टेट, अगर आप इसका फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, समझिएगा भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब क्या है समझिए, भौतिक अवस्था मतलब तार की लेंथ, तार की क्रॉस सेक्शन एरिया, तार का मटेरियल, और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो अब ये बताइए ये चारों चीज के ऊपर कौन डिपेंड करता है, आपका आर। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई वायर है, कंडक्टर है या चालक है, अगर आप उसकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो उससे प्रभावित होने वाला जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, करंट। अब इसका मतलब समझिए, यानी कि यहीं से हम जब भी जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसके जगह हम ये लिखते हैं आर, यानी आर क्या है भाई, ये आर कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है, यानी हमने आर को क्या कर दिया है सर, कांस्टेंट कर दिया है। आर को कांस्टेंट करने का मतलब आपने उसके लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट कर दिया, मटेरियल कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट को यानी भौतिक अवस्था को आपने क्या कर दिया है, नियत कर दिया है, यानी कि कांस्टेंट कर दिया है। तो उससे प्रभावित होने वाली जो धारा है वो समानुपाती होगी किसके, वोल्टेज की, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे प्रभावित होने वाली जो तार है, जो यानी कि जो करंट होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहीं से ओम्स लॉ इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, आई आर। अब एक चीज आप और समझिए चीजों को, यहीं से आप क्या लिख सकते हैं, V अपन आई इक्वल टू आर। आर क्या है साहब, ये आपका कांस्टेंट है। अब इसको और थोड़ा समझिए, जैसे कि आपके पास ये कोई एक वायर है, ठीक है, अभी इस वायर में हमने एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है, ध्यान, बैटरी हमने कनेक्ट किया है, ये स्विच हो गया आपका, ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और इस 10 वोल्ट का जब आपने बैटरी लगाया है तो इससे जो करंट पास हो रही है वो करंट पास हो रही है भाई 5 एम्पियर, यानी कि आपने यहाँ पे भी है तो वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है आपने, बैटरी लगाया है, और करंट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इक्वल्स टू क्या है, रेजिस्टेंस। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 दूनी 10, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई सही, 2 ओम आई है ना। अब सेम यहां समझिएगा, इसी वायर में मैं अब क्या कर रहा हूं, अब देखिए, अब आप इसी वायर में मैं अब क्या कर रहा हूं, जो वोल्टेज दे दिया हूं 20 वोल्टेज दे दिया हूं, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर ही मैंने रखा हूं। तो अगर मैंने सप्लाई किया है 20 वोल्ट, तो अब इससे प्रभावित होने वाला जो करंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने क्या क्या है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है। अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है मतलब लेंथ को कांस्टेंट रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखा है, मटेरियल कांस्टेंट रखा है और आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो इससे जो प्रभावित होने वाला जो वोल्टेज होगा वो समानुपाती करंट का है। तो पहले आपने 10 वोल्टेज दिया तो करंट कितना पास किया भाई, 5 एम्पियर, है ना। अब आपने क्या किया, वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा दिया है, 20 वोल्ट 2 गुना बढ़ा दिया है, तो करंट भी क्या है भाई, समानुपाती है, उतना ही बढ़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करंट अब कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पियर। यानी कि अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ 20 वोल्टेज और करंट कितना अब आ गया यहाँ पे 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आ गया। अब आप रेशियो निकालिए, 10 दूनी 20 आया, यानी आर का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे भी आर का वैल्यू भी 2 आ रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी वायर की, अब एक बात को समझिए यहाँ पे, ये जो ओम्स लॉ है ये जो वैलिड हो रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, एंड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं, तब उससे प्रभावित होने वाली जो विभवांतर है वो समानुपाती होती है विद्युत धारा की। और वो आपका ये क्या होना चाहिए, आपका कोई एक चालक होना चाहिए, है ना भाई, कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर क्या है भाई,
कंडक्टर में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होती है, जिसमें आसानी से आपका करंट पास हो पाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इस वायर का ये एक एंड ए पॉइंट और इस वायर के एक एंड ये बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वोल्टेज आ जाएगा। अब जैसे इसको समझिए, एक और भी मैं बहुत अच्छी चीजों को आपको समझाता हूं। जैसे ये आपका एक वायर था, ठीक है और इस वायर को आपने क्या कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इस प्रकार से स्विच ऑन कर दिए हम लोगों ने, और यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट से ये जो कनेक्ट है आपका ए पॉइंट और इस नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्ट है वो है आपका बी पॉइंट। तो पहले ए बताइए, ए क्या है आपका, हायर पोटेंशियल हो गया, उच्च विभव हो गया, बी क्या हो गया सर, लोअर पोटेंशियल यानी निम्न विभव है। इसका मतलब साफ साफ है ए पे जो वोल्टेज है यानी भी ए जो होगी और भी बी जो होगी, तो भी बी जो है आपकी वो क्या है, आपका लोअर पोटेंशियल में है, और आपका जो भी ए है वो क्या है, हायर पोटेंशियल में। मतलब ये साफ है, अंडरस्टूड है, भी ए ग्रेटर देन क्या होगा, वी बी है। इसके मतलब यहाँ पे क्या, भी ए और भी बी में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पे क्या है भाई, डेल्टा भी है। डेल्टा भी मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज एट ए डिफरेंस वोल्टेज ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, वोल्टेज ए पे क्या वोल्टेज आ गया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 वोल्टेज आएगा, क्योंकि डेल्टा भी जो है वो कितना आएगा भाई, जितना का आपने बैटरी लगाया है। तो देखते हैं वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 हमने लिया, तो ये हो गया 10। डिफरेंस वोल्टेज एट बी कितना है आपका, 0, तो 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आया, जितना का बैटरी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आया, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डाटा लेकर के दिखाता हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे ये हो गया आपका 5 वोल्ट, अब ये कितना होगा, तो भाई यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी आपका कितना होना चाहिए, -5 वोल्ट। अब कैसे, तो देखिए डेल्टा भी निकालिएगा, तो भी एट पॉइंट ए डिफरेंस भी एट पॉइंट बी। ठीक है, वोल्टेज एट ए कितना है भाई, 5 वोल्ट हो गया, डिफरेंस का साइन ले लेंगे, और वोल्टेज एट बी क्या है भाई, -5 वोल्ट है। तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 +5 कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो जितना का बैटरी है भाई उतना आना चाहिए, समझ में आया ना। और ये जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, लोअर पोटेंशियल में। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, एक हायर पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल नहीं होता, तब तक करंट आपके उस कंडक्टर से पास ही नहीं होगा। और ये कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। और अगर आप इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं, तो इससे जो आपने वोल्टेज सप्लाई किया और इससे प्रभावित होने वाली जो धारा होगी वो समानुपाती होगी। जिस रेशियो में आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, 10 वोल्ट लिए हैं और करंट 5 एम्पियर मिल रहा है, और 20 वोल्टेज अगर आपने लगा दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया, तो करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर। अगर आपने 30 वोल्टेज का बैटरी लगा दिया, तो 3 गुना आपने सप्लाई बढ़ा दिया है, वोल्टेज सप्लाई, तो यहाँ पे करंट भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 15 एम्पियर। अगर आप 50 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, यानी 5 गुना वोल्टेज बढ़ा दिए हैं, तो करंट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर यहाँ पे है, तो 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 25 एम्पियर। लेकिन शर्त क्या है भाई, आपका ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए साहब, ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से समझाते हुए। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाली होगी। ठीक है ना भाई, ये आज अभी आपको समझ में भले ना आ पाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना अच्छे अच्छे, तो आपको समझ में आएंगे। तो भाई ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, सेमीकंडक्टर के लिए। मैंने पहले कहा सेमीकंडक्टर नहीं, कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो किसके लिए वैलिड है भाई, कंडक्टर के लिए। चलिए भाई साहब, अगला सवाल में आते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर 40th का। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, एट व्हाट टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। किस तापमान पे चालक अति चालक की भांति काम करता है। चलिए आ जाइए, टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा मेनली यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन क्या बोला गया पहले समझें आप, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। जो कंडक्टर है यानी कि जो चालक है, ठीक है, कंडक्टर यानी कि जो आपका चालक है, ठीक है, ये कब ट्रीट करने लगेगा सुपर कंडक्टर की तरह। किसकी तरह भाई, सुपर कंडक्टर की तरह, यानी कि अति चालक की तरह। इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए। देखिए चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, बहुत अधिक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, जिससे आसानी से बहुत अच्छा करंट फ्लो करता है। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ह्यूमन बींग्स होंगे, यानी जितने भी धातु हैं सभी क्या है भाई, कंडक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहां आगे समझिएगा, एक और शब्द लग गया चालक के आगे अति, कंडक्टर के अंदर सुपर, मतलब मैं पावरफुल हूं मैं, यानी कि आप एक व्यक्ति को कह रहे हैं, देखिए 2 व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है।
इसको बोले ये क्या है भाई, पावरफुल इंसान है, ठीक है। और इसको आपने कह दिया भाई ये सुपर पावरफुल है। देखिए ये शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली नहीं, ये अति शक्तिशाली है, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल है। यानी कि यहां मैं कह रहा हूं ये चालक है, ये अति चालक है, यानी इसमें और भी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसे समझिए कि इससे और भी अच्छा करंट फ्लो करेगा। इसमें मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर फ्लो कर सकता है, तो इससे 20 एम्पियर फ्लो करेगा। मतलब बहुत अच्छा चालक है, बहुत अच्छा क्या है भाई आपके लिए एक मटेरियल है जिसमें करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर पाएगी। तो अब आपको बोला गया है कि आप कब चालक को अति चालक के रूप में काम करवा सकते हैं, यानी कि चालक को आप कब कन्वर्ट कर सकते हैं अति चालक की तरह। हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन पे। तो भाई चलिए इसके सवाल का भी जवाब हम लोग निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कंडक्टर के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं साहब, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन आप देखें हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई कर दिए तो रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगी, यानी कि रुकावटें क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। और अगर रुकावटें अधिक हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो या सबसे कम फ्लो करेगा। और सबसे कम फ्लो करेगा तो ये अति चालक कहलाएगा क्या, नहीं। अति चालक मतलब कि चालक से भी अच्छा है, अति चालक है, यानी बहुत अच्छा करंट फ्लो करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगला ऑप्शन दिया गया 273 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 केल्विन पे। बताइए क्या इसका आंसर है। तो चलिए, यानी मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि जो रुकावटें हैं वो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। रुकावटें कम हो जाएगी यानी कि करंट अच्छा, यानी कि अधिक फ्लो करेगा, है ना, अधिक फ्लो करेगा। अब इस चीज को समझिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक से। टेम्परेचर कम करना यानी कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर मैं अगर कर देता हूं, मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है जो अभी तक हम लोग ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं कि उतना टेम्परेचर ऑक्युपाई कर लें। जैसे कि मैं वो मिनिमम टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लोग कैल्विन में कैसे लिखेंगे भाई, 273 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 डिग्री कैल्विन। अगर ये इतना आपने मिनिमम टेम्परेचर कर दिया है, यानी कि सबसे टेम्परेचर कम कर दिया है, तब इस केस में जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि कोई भी रुकावटें नहीं है। तब वही आपका जो कंडक्टर है जिसमें थोड़ी बहुत जो रुकावटें थी, अब आपने वहां पर टेम्परेचर उस कंडक्टर का 0 केल्विन कर दिया है, ठीक है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तब वही जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी रुकावटें बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वो आपका कंडक्टर अब आपका काम करने लगेगा सुपर कंडक्टर की तरह, यानी अति चालक की तरह। तो भाई यहां पे जवाब मिल गया है। हाई टेम्परेचर पे तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब बात कर लीजिए सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या है भाई। सबसे मिनिमम टेम्परेचर देखिए 273, मैंने बोला -273.15, ये पॉइंट यहां नहीं होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को आप क्या बोल देंगे, कन्वर्ट करेंगे कैल्विन में तो 0 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। ये भी नहीं होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब तो हम लोग बहुत आराम से इसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा ही हो गया एक तरह से, जहां पे पानी क्या करने लगता है, उबलने लगता है। हमें तो सबसे टेम्परेचर कम करनी है, और वो सबसे कम टेम्परेचर है 0 केल्विन। यहाँ पे समझ में आया ये सवाल कि नहीं, पहले ये बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। देखिए 42 क्वेश्चन और 43 क्वेश्चन दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। मैं यहां तक बता दूं ओम्स लॉ का यहाँ कंसेप्ट यूज होगा, जिसको मैं आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लेंगे। और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना रहे होंगे, अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप इसका आंसर गलत दे रहे होंगे। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएंगे ऐसे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप गलती करके ही आएंगे, ठीक है। इसलिए सारी गलतियों को आप यहाँ पे करिए, एग्जामिनेशन में कोई गलती होनी नहीं चाहिए। चलिए सवाल को अच्छे से समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा कि जब एक प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, मैं बिल्कुल सर्किट बनाऊंगा, तो यह 3 एम्पियर धारा खींचता है। यदि उसी प्रतिरोधक पर 45 वोल्ट लगाया जाए तो धारा क्या होगी। देखिए इसको आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बना रहे होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे बनाने का जो तरीका होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग।
बना रहे होंगे आप भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको बनाने का जो एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में तैयार करना है। इंग्लिश वाले भाई साहब, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर। देखिए सबसे पहले हमने कोई एक रजिस्टर बना दिया इस प्रकार से, ठीक है भाई, ये हो गया प्रतिरोधक रजिस्टर। रजिस्टर मतलब, या आप ऐसा समझिए कि आपने कोई एक बल्ब लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब, ठीक है, ये हो गया आपका एक बल्ब, क्लियर है भाई। और बल्ब के साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका आपको वोल्टेज दिया गया है 30 वोल्ट, और इसके साथ एक स्विच, मतलब मिनिमम इतना हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे एक सर्किट के लिए। 30 वोल्ट का आपने क्या किया सर, बैटरी लगाया है, ठीक है। यही बल्ब का मतलब, इस बल्ब का क्या होगा, अपना कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी साहब, भाई होगी ना भाई, इसमें बल्ब की क्या होगी, अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता होगी, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या, अब ये आपका ये भी क्या आर है, यही प्रतिरोधक जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, यह एक प्रतिरोधक यानी कि एक रजिस्टर है। आप बल्ब लगा लीजिए, फैन लगा लीजिए, एसी कूलर कुछ भी लगा लीजिए। अब इसको क्या किया गया है, बोला गया है कि 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो करंट कितना जाता है, 3 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी मैं बल्ब ही ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। इसके बाद बोला गया क्या, ध्यान से सुनिएगा कि यदि उसी प्रतिरोधक पे यानी उसी बल्ब पर अगर 45 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगाते हैं, ठीक है, 45 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगा देते हैं साहब, 45 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगा देते तो धारा क्या होगी बताइएगा। बड़ा आसान है, 45 वोल्ट का धारा बैटरी लगा दिए, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा, आप हमें बताइए। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइएगा ना, यहाँ पे क्या है, आपके पास बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, और यहाँ पर भी क्या है, बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है। इट मीन्स आपको क्या दे दिया गया है, आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है। आपको बोल दिया गया है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है सर, आपका कांस्टेंट है, यानी प्रतिरोध क्या है, नियत है। और मैंने आपको बताया है ओम्स लॉ आपको क्या बोलता है कि आपके पास अगर कोई भी तार है या चालक यानी कि कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट है तो भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है ना। यानी आप इस समानुपाती कांस्टेंट को हटाते हैं यानी कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं सर, आर लिखते हैं। तो इनिशियल केस 1 में आपने जो बैटरी लगाया था, ठीक है, केस 1 में कितना का वोल्टेज का बैटरी लगाया सर, 30 वोल्ट का लगाया, ठीक है, 30 वोल्ट का हमने लगा दिया है, जिससे आपको धारा कितनी मिल रही है सर, धारा आपको मिल रही है 3 एम्पियर। यानी कि इसको सॉल्व करिए तो क्या आ गया भाई, 10। यानी आपको रेशियो क्या मिल गया सर, यहाँ पे 10 है ना भाई, यहां से आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया है। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे आप समझिए, इसको ऐसे बना लीजिए मैथमेटिकल है, यानी कि 30 वोल्ट का अगर आपने बैटरी लगाया तो आपको करंट कितना मिला है, 3 एम्पियर आपको करंट मिला है, ठीक है। और आपको पता क्या है कि आर की वैल्यू क्या है सर, कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो भी समानुपाती आई होता है, यानी कि जिस रेशियो में भी बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। तो अब आपने वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिया, 45 वोल्ट। तब एक बात बतलाइए, 30 वोल्ट में आपने कितना टाइम्स किया है वोल्टेज बढ़ाने में, तो आपको इतना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता होगा, मैथमेटिक्स आपने अगर पढ़ा है तो बताइए। एक बात तो ये समझ में आ रहा ना पहले कि आपका वोल्टेज क्या हो गया है, वोल्टेज आपका इंक्रीज हो गया, इट मीन्स जो करंट का जो वैल्यू आएगा वो 3 एम्पियर से क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। इतना तो आपको मतलब अंडरस्टूड है। 3 एम्पियर से ज्यादा ऑप्शन पहले खोजते हैं, 3 एम्पियर से कम वाला तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी और 3 एम्पियर तो होगा भी नहीं, है ना, 3 एम्पियर तो सेम नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो सेम नहीं, अलग अलग है। यानी अब ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आप तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगाने का यही नियम होता है अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो। लेकिन तुक्का क्यों लगाएंगे साहब, देखिए 45 वोल्टेज आपने लगाया है और इनिशियल कितना था आपका 30 वोल्टेज, तो कितना गुना बढ़ गया है, तो देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 3/2 गुना, यानी कि 3/2 टाइम्स आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया है। अरे भाई 30 को 3/2 करिए पहले, ठीक है, तो क्या आएगा, 15 तिया 45 आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये बताइए, बताइए आएगा ना भाई। तो आपने 30 वोल्ट को 45 वोल्ट बढ़ाया, इसका मतलब आपने 3/2 टाइम्स क्या किया, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया है। तो आपका करंट भी कितना बढ़ेगा सर, 3/2 गुने से करंट भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बतलाया है कि अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो बिल्कुल कांस्टेंट है, देख सकते हैं बल्ब है यहाँ भी वही रजिस्टर बोला गया, वही रजिस्टर बोला गया, तो आर कांस्टेंट है।
अगर आर कांस्टेंट है सर तो वोल्टेज जितना बढ़ेगा करंट भी उतना ही बढ़ेगा। तो वोल्टेज 30 वोल्ट था तो 3 एम्पियर करंट मिल रहा था। अब आपने 3/2 गुना से वोल्टेज बढ़ा दिया है तो करंट भी 3/2 गुना से बढ़ गया है। और 3 तो कितना मिलेगा, 3 एम्पियर था, 3/2 से मल्टीप्लाई करिए यानी 9/2 एम्पियर, यानी कि 4.5 एम्पियर करंट यहां से पास होगा। कितना पास होगा, 4.5 एम्पियर करंट पास होगा। ठीक है, समझ में? तो ये आपका तरीका होना चाहिए, एग्जामिनेशन का अप्रोच ये होना चाहिए। चलिए, अब यहां तो मैंने इतने बार चीजों को लिखा समझाया तो जाके समय लग रहा है, एग्जामिनेशन में इतना समय आपको नहीं लगेगा। अब आपका मेन क्वेश्चन आ रहा है जहां पे देखना है कि कितने लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, या फिर बस फटाफट देख करके एग्जामिनेशन में जैसे गलतियां करते हैं। जब एक बल्ब में 10 वोल्ट की विभवांतर, देखिए यहां मैंने बल्ब ले लिया है, वहां पे मैंने प्रतिरोधक, तो कंफ्यूजन नहीं होना, समझ में आ रहा ना, इसीलिए। तो 10 वोल्ट का अगर विभवांतर लगाया जाता है, 10 वोल्ट का अगर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें से बोला जाए कि 0.1 एम्पियर करंट पास होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वही मैं यही डायग्राम यूज करता हूँ। ठीक है भाई, यही डायग्राम मैं यूज करता हूँ। इसको हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ। कितना वोल्टेज लगाया आपने, 10 वोल्ट का आपने, देखिए 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, बल्ब है। ठीक है, ये आपका बल्ब है। ठीक है सर, उसके बाद बोला गया उसमें से जो करंट पास हो रहा है, ये करंट कितना पास हो रहा है सर, ये जो करंट पास हो रही है वो करंट है आपका 0.1 एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद बोला धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद बोला उसी बल्ब पर, ठीक है ना, देखिए यही बल्ब एक और हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, इसको हटाइए पहले। चलिए ठीक है, ये बल्ब हमने बना दिया है। ठीक है, और बोला गया कि उसी बल्ब पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो उसी बल्ब पे अब हमने जो है 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिए। ठीक है, 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान, यानी कि ये आई का वैल्यू हमें निकालना है कि अब इस बल्ब से कितना धारा प्रभावित होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा गया ब्रैकेट में, प्रतिरोध बल्ब की बढ़ती है। इसका मतलब ये कि यहां पर जो आर वैल्यू है बल्ब का, यहां पे आर नहीं है, ये आपका R1 हो गया, या मैं R2 कर दे रहा हूं। इट मीन्स अगर आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ करके ये काम अगर आपने नहीं किया है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 वोल्ट था सर तो 0.1 एम्पियर मिल रहा था। देखिए आप क्या काम करेंगे फटाफट कि सर हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, क्या होता है अगर आर कांस्टेंट है, आप यहाँ पे पढ़ रहे ही नहीं है इसको कि आर कांस्टेंट नहीं दिया गया है, आपने बस ये पढ़ा है कि उसी बल्ब पर, यानी वही बल्ब पर बस आपने अपने मन से आर को कांस्टेंट कर दिया है और बोला कि भी समानुपाती आई होगा सर। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो आपको करंट कितना मिल रहा है सर, 0.1 एम्पियर। अब आपने 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है, 20 वोल्ट यानी कि 2 गुना आपने कर दिया है, तो अब इसका आपका करंट भी 2 गुना हो जाएगा यानी कि 0.2 एम्पियर, और फट से आपका ऑप्शन भी मिल जाएगा 0.2 एम्पियर। देखिएगा, लेकिन ये गलत है आपका, है ना भाई, ये क्या है आपका, गलत है। तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इसके तरीका को समझिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, यहाँ पे करंट का वैल्यू आपका कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो चलिए आ जाइए, इसको हटाइए पहले। यहाँ पे जो आपको मैंने लिख दिया है क्वेश्चन में, क्या लिख दिया कि प्रतिरोध क्या है, बल्ब की बढ़ती है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेज, यानी आपका आर क्या है भाई, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और अब एक बात बतलाइए, अगर आर कांस्टेंट नहीं है तो आपको पता है क्या होता है, V = IR होता है मेरे भाई। तो अब एक बात बतलाइए, जब आप लिख रहे हैं V समानुपाती I, है ना, V समानुपाती I कब लिख रहे हैं, जब आपका R कांस्टेंट होता है तब, है कि नहीं भाई। तो अब आपका R तो कांस्टेंट नहीं है, तो चलिए इसको पहले हम लोग यहां से हटा लेते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, V/R, है ना, I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, V/R। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा खेला को, अगर आपका R का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आपका R का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे R की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने पे यहाँ पे धारा क्या होगी भाई, कम होगी। सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है। थोड़ा सा कम मिलेगा कि नहीं, पहले हमको ये बताइए। अब यहाँ पे एक बात बतलाइए, क्या वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे सर वोल्टेज भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, क्योंकि 10 वोल्ट है और फिर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया 20 वोल्ट का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है ये आपका।
देखिए 10 वोल्ट है और आपने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया होता और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता तो यहाँ से करंट पास होती 0.2 एम्पियर। तो इतना तो फिक्स है सर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो 0.2 एम्पियर फ्लो नहीं करेगी। चलिए, क्या 0.2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0.2 एम्पियर से कम। तो एक बात तो बताइए, 0.2 एम्पियर से क्या कम फ्लो करेगा? नहीं करेगा कम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए आपने वोल्टेज सप्लाई बढ़ा दिया, यानी धक्का अधिक दे रहा है 20 वोल्ट से, यानी 20 लोग धक्के दे रहे हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। एलिमिनेट करना सीखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब इसके बाद आ जाइए, यहां लिखा गया कि मोर देन 0.2 एम्पियर। क्या 0.2 एम्पियर से ज्यादा आएगा? तो 0.2 एम्पियर से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब इसको भी समझिए। क्योंकि यहां पे अब आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, और वोल्टेज कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका आर कांस्टेंट नहीं है, आपका यहाँ आर कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं है। तो आपका 0.2 एम्पियर से भी ज्यादा आपको क्या है भाई, करंट नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे जो करंट मिलेगा, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है 0.1 एम्पियर, उससे अधिक और 0.2 एम्पियर से कम। समझे कि नहीं? यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अब मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, यहां से समझिएगा इसको। देखिए यहां पे पहले इन सारे डाटा को एक बार देखते चलिए। देखिए जब आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो करंट कितना मिला, 0.1 एम्पियर। अब आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है तो आपको करंट कितना मिलना चाहिए, 0.2 एम्पियर। ये सिंपल सी बात है, लेकिन कब? जब आपका रजिस्टेंस कांस्टेंट होता तब। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आपका प्रतिरोध की बल्ब की जो प्रतिरोध है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी ऑप्शन को पहले देखिए, यहाँ पे कितने ऑप्शन आप आसानी से हटा सकते हैं, पहले इसको सीखिए अच्छे से, पूरे अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं अभी मैं क्वेश्चन को। क्या आपको बल्ब जो 20 वोल्ट का जब आपने बैटरी लगा दिया तो क्या इस बल्ब से करंट 0.2 एम्पियर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जरूर करता अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा साहब। क्या 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा? नहीं, क्योंकि आपने तो एटलीस्ट वोल्टेज बढ़ा दिया है, इतना तो अंडरस्टूड है सर, वोल्टेज हमने बढ़ा दिया है तो करंट जो भी फ्लो करेगा। देखिए यहां पर मैं एक फिर से फ्रेश फिगर बना रहा हूं, ये बल्ब है आपका जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, और यहां से आपने 20 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ये आपका 0.1 एम्पियर से तो भाई ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये तो इतना सिंपल सी बात है। अब क्या है कि अब आपका जो है ना करंट, आपका रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट नहीं है, V/R, यानी R क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। घटेगी मतलब क्या कि अगर यहाँ पे आपका करंट आपका क्या 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करता, कब? जब ये आपका कांस्टेंट होता रेजिस्टेंस। तो भाई समझिए, अब आपका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो करंट घटेगा। तो करंट घटेगा मतलब क्या, 0.1 एम्पियर से ज्यादा होगा, लेकिन 0.2 एम्पियर से क्या होगा भाई, कम होगा आपका करंट का वैल्यू। समझ में आया? ऐसा इसीलिए कि देखिए 0.1 एम्पियर से अधिक इसीलिए क्योंकि आपका वोल्टेज बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, और 0.2 एम्पियर से कम इसीलिए क्योंकि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता तो 0.2 एम्पियर मिलता, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, इसे 0.2 एम्पियर में यहाँ पे क्या आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट में रुकावटें आएगी, मतलब करंट कम होगी, रुकावटें बढ़ रही है। तो कितना करंट कम होगी, 0.1 एम्पियर से तो ज्यादा होगी, लेकिन 0.2 एम्पियर से कम होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, अब ये आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर दिक्कत है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 44, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जूल पर कुलाम किसके बराबर होता है, जूल पर कुलाम। भाई एक बात बतलाइए, जूल पर कुलाम, जूल किसकी यूनिट होगा भाई, वर्क की, और कुलाम किसकी यूनिट हो गई सर, चार्ज की, ठीक है। वर्क अपन चार्ज, क्या हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है कि आपने कोई भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, उस पॉजिटिव चार्ज यूनिट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपने जितना कार्य किया तो उसको आप क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं जूल पर कुलाम की जगह 1 वोल्ट, यानी ये जूल पर कुलाम की जगह आप 1 वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यानी कि वोल्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं भाई? यानी कि आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, आपको मैं बताया था भी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन क्यू। तो भी यानी कि वोल्टेज क्या हो गया भाई, वोल्ट, वोल्ट इक्वल टू आप लिख सकते हैं वर्क के जगह आप जूल लिख सकते हैं यूनिट, और चार्ज है तो इसके जगह कुलाम लिख सकते हैं, तो जूल पर कुलाम। देखिए जूल पर कुलाम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट अगर नई चीजों को किए अच्छे से तो फिर फंस जाइएगा। शानदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्या आपसे कह रहा है, बोल रहा है आपसे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर इज,
मतलब एक तार में धारा की दिशा आपसे पूछ रही है क्या होती है, धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा के विपरीत, धनात्मक आवेश की प्रवाह के दिशा के समान, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत या इसके समान। ऑप्शन में है ओनली 3, ओनली 4, ओनली 2, ये है आपकी। तो पहले इसको हम आपको मैंने समझाया था थ्योरी क्लास में, अभी मैं फटाफट चीजों को समझा के निकलूंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपसे पूछा कोई वायर में। चलिए हम लोग पहले एक वायर बना लेते हैं। ये आपका कोई एक वायर है, ठीक है। इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से साहब। चलिए हो गया, जहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं इस प्रकार से। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट, है ना। ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट से ये इंड है ए, और नेगेटिव प्लेट से पॉइंट बी कनेक्ट है। यानी ए क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल है। क्यों है हायर पोटेंशियल, अब आपको समझ में आना चाहिए। बी पॉइंट है आपका लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर है सब, ठीक है। तार में क्या होंगे भाई, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। क्या होंगे सब, तार में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अभी इधर उधर मूव कर रहे हैं। जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, बैटरी लगा दिया है, तो अब करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन का या फिर नेगेटिव चार्ज का मैंने डायरेक्शन बताया था। ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती है याद करिए, मैंने बताया है बहुत अच्छे से। ये आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, ठीक है। यानी ऐसे भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक आवेश है, वो किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। यानी इसकी जो डायरेक्शन कहाँ होगी, बी टू ए की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और मैंने आपको क्या बताया था, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी करंट का डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी ए टू बी। क्लियर है, क्लियर हो गया, आंसर मिल चुका है। अब आ जाइए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखते हैं एक एक करके। बोला गया क्या कि जो तार में जो है धारा की दिशा किधर होती है, धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा के विपरीत, धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा के विपरीत, यानी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो भाई अभी क्या मैंने बोला कि जो करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो धारा की जो दिशा है वो धनात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत होता है। ये तो होगा नहीं भाई। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, तो धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा के समान होती है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है, तो देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है भाई, और करंट का दिशा इधर है, तो बिल्कुल विपरीत दिशा में फ्लो करती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दिशा के समान, एक समान में नहीं होती, यानी ऑप्शन 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये सवाल। देखिए भैया इतने अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए किए गए ना कि क्या ही बोला जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, एकदम कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही बनेगा सवाल, रटे रटाए से तो होगा ही नहीं भाई। द फ्लो ऑफ डैश पूछ रहा है कि दिए गए सर्किट में डैश का प्रवाह घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। मतलब ये आपका सर्किट जो है दिया हुआ है, इस सर्किट में आपसे पूछ रहा है कि कौन करंट या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या वोल्टेज जो है इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई एक बात बतलाइएगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो करंट हो गया आपका क्लॉकवाइज, यानी करंट तो भाई इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। चलिए इसके बाद हम पहले देख लेते हैं प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। भाई प्रोटॉन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज के, तो ये भी नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस डायरेक्शन में, एक मिनट देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन वो क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, यानी ऐसे करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, यानी ऐसे, यानी कि ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइएगा। यानी कि दिए गए जो सर्किट है इसमें कौन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज पूछता तो क्या होता भाई, आपका करंट और प्रोटॉन सही हो जाता, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन 46 बन गया भाई। चलिए ये सवाल मैंने कराया भी स्पेशली ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स में, इसमें यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायग्राम देके ग्राफ पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि विच वायर हैज लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है।
इसको बनाने का तरीका मैंने समझाया है, नहीं देखे तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखे, 20 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो किस वायर की प्रतिरोध सबसे अधिक है? वायर ए की है या वायर बी की है, वायर सी की, किसकी है? पहले बताइए। मैंने क्या बताया था, जब भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे कुछ नहीं करना है आपको देखना है हॉरिजेंटल एक्सिस में क्या है, करंट है, और वर्टिकल एक्सिस में क्या है सर, वोल्टेज है। ठीक है सर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो तीनों वायर को कट करेगी। ठीक है, तीनों वायर को कट कर रही है, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबको पहले यहाँ पे वर्टिकल में भी रिप्रेजेंट कर लेता हूं इस प्रकार से। अच्छा, मैं यहाँ मान लेता हूँ ये 0 एम्पियर करंट है, ये आपका 5 एम्पियर करंट में मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा है, और हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज में मैं आपको दिखला देता हूँ। ये हो गया आपका 2 वोल्ट, ये हो गया आपका 4 वोल्ट, ये हो गया आपका 6 वोल्ट। तो अभी मैं वायर बी की अगर बात कर लूँ, ये हो गया आपका वायर बी, यहाँ पे पॉइंट कटिंग है। तो वायर बी में जो है आपको जो 5 एम्पियर जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए सर, 2 वोल्ट चाहिए, है ना भाई, देख सकते हो 2 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ सर वायर ए की, तो वायर ए कहाँ पे, यहाँ पे भाई वायर ए। तो वायर ए की अगर मैं आपसे बात कर लूँ सर, वायर ए में अगर आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए, तो इसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए, देख सकते हैं कितना चाहिए भाई, 4 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए। इसके बाद आ जाइए वायर सी की बात कर लें, तो वायर सी यहाँ पे कटिंग कर रहा है, तो वायर सी के लिए 5 एम्पियर करंट के लिए कितना वोल्टेज चाहिए सर, 6 वोल्टेज। तो 5 एम्पियर के लिए कितना चाहिए सर, 6 वोल्टेज। अब मैंने क्या बताया था, करंट यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। लेकिन वायर ए बी में 5 एम्पियर करंट के लिए आपको 2 लोग क्या कर रहे हैं भाई, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वायर ए में 5 एम्पियर के लिए कितने लोग धक्का दे रहे हैं, 4 लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे 5 एम्पियर के लिए कितने लोग धक्का दे रहे हैं, 6 वोल्ट। तो मैंने ऐसे समझाया था सिंपल भाई कि आपको 5, ऐसे समझिए कि आपको ना 5 एप्पल मिल रहा है जब आप 2 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 एप्पल मिल रहा है जब आपको 4 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको 5 एप्पल मिल रहा है जब आपको 6 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे समझिए 5 रुपया मिल रहा है जब आप 2 घंटे काम कर रहे हैं। तो एक बात बतलाइए, जब आप 6 घंटे काम करते हैं तब आपको 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी 5 एम्पियर करंट मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कठिन है काम करना, है कि नहीं भाई, सबसे सरल क्या है, यहाँ पे कठिन है, मतलब यहाँ रुकावटें अधिक है, रुकावटें अधिक है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे अधिक किसकी है, सी की है। उसके बाद किसके नंबर है भाई, ए की। और सबसे कम रुकावटें, सबसे कम कठिनाई कहाँ है, तो वायर बी में, यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस वैल्यू किसकी है, तो भाई बी की। तो इस ग्राफ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम प्रतिरोध किसकी है भाई, किस वायर की है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे कम प्रतिरोध किसकी हो जाएगी, तो सबसे कम प्रतिरोध हो जाएगा वायर बी की, और सबसे अधिक प्रतिरोध किसका हो जाएगा, वायर सी की। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट नहीं यूज करना है, कोई ओम स्लो यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका हो जाएगा भाई, वायर सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। देखिए अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी समझते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया, आपसे ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन में, कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, यानी अगर तार को खींच करके, यानी वो समझ में आ रहा ना भाई, वो ट्रिक जो मैंने बताया था, क्या किया गया, 3 गुना कर दिया गया। ठीक है ना, 3 टाइम्स, यानी खींच कर जो है उसकी लंबाई को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया जाता है। तो प्रतिरोधकता आपसे पूछा गया, यानी रजिस्टिविटी के बारे में पूछा गया। वाह क्या शानदार सा सवाल है। देखिए मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसको आप 2 सेकंड में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, 2 सेकंड में फटाक से टिक करके आ जाइएगा। क्या कर दीजिएगा भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया था रेजिस्टेंस में जब खींचने की बात आएगी तो ये लंबाई देखना है, उसके बाद एरिया देखना है, उसके बाद रेडियस देखना है। क्या किया, लंबाई देखा गया यानी केस 1, तो जितना खींचा गया है 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 टाइम्स, टिक करके आ जाएंगे। तो भाई ये रजिस्टेंस नहीं यहाँ आपसे पूछा, प्रतिरोध नहीं पूछा आपसे, यहाँ पूछा गया रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे क्या पड़ेगा। तो मैंने बताया था रजिस्टिविटी मात्र 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक तो आपका टेम्परेचर पे, और दूसरा आपने अगर मटेरियल ही चेंज कर दिया, कॉपर को एल्यूमिनियम में बदल दिया तो। ठीक है, चलिए ये सब मैंने थियोरेटिकल क्लास में बहुत अच्छे से कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो थ्योरी क्लास तो करना बहुत जरूरी है भाई। चलिए 49 और 50 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अभी करके इस सेशन को एंड करेंगे। मैं दोनों को दिखा दे रहा हूँ, समय आपके पास कम है, दोनों बना के निकल जाइए आप फटाफट। तो पहले 49th क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं
अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो फिर ये क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलिए। कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध 99 ओम दिया गया है। इसको खींच करके, चलिए साहब खींच करके बात आई है, यानी कि वो केस वाला यानी ट्रिक वाली बातें हैं। खींच करके क्या चेंज किया जा रहा, लंबाई को। यहाँ पे मैं बताया हूं अभी तक 3 गुना 4 गुना कर दिया जाता है, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया गया। तो आपको यहाँ पे मैं अभी पहले समझा देता हूँ इसको टाइम्स में, यानी कि 3 गुना 4 गुना में कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। आपको पता भी होगा, वैसे तो आप अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी हैं मैथ्स में। देखिए, जब बात होता है कि अगर आपने 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी इंक्रीज किया है, लेंथ को इंक्रीज करिए मान के चलते हैं। 10% इंक्रीज करना मतलब क्या, 10% को आप क्या लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं, है ना, यही लिखते हैं ना भाई। 10% इंक्रीज कर दिया यानी कि 10/100। इसका मतलब क्या है, आपने 100 में कितना का इंक्रीज कर दिया, 10 का, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल लेंथ 100 है तो आपने 10 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इंक्रीज लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूं, 1 1 0 कट गया तो कितना हो गया भाई, 10 से आपको कितना बढ़ गया है, लेंथ आपका 11, यानी कि 10 सेंटीमीटर से अभी 11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कितना गुना बढ़ गया है भाई, तो 11/10 गुना बढ़ गया है ना। तो बस अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% इंक्रीज किया है, तो अब आपसे पूछ रहा हूँ खींच करके, और अब मैं लिख रहा हूँ 11/10 गुना कर दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे, नया रजिस्टेंस जो है सर 11/10 का स्क्वायर, खिंचाव का स्क्वायर, यानी कि 121/100 लिख देते हैं, है ना, यही करते हैं। तो बस अब आप समझ में आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि इस क्वेश्चन में बोला गया जो है आपका, कि आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर को खींच करके, ठीक, इसकी जो लंबाई है कितनी बढ़ा दी गई है, 50% इंक्रीज कर दी गई है। अगर 50% इंक्रीज कर दी गई है मतलब 50% को आप क्या लिखते हैं सर, 50/100 लिखते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल लेंथ 100 है तो 50% यानी 50 इंक्रीज किया गया है, तो इंक्रीज लेंथ कितना हो जाएगा, 150। एक शून्य से एक शून्य गया, अब इसको कटिंग करिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि जो आपने कितना गुना बढ़ा दिया सर, 3/2 गुना लेंथ इंक्रीज कर दिया है। यानी अब ऐसे समझिए, आपकी जो ओरिजिनल लेंथ 100 थी, आप इसको 3/2 गुना बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 2 5 10, 50 तिया 15, 150, और इंक्रीज लेंथ क्या है, 150, यानी कितना गुना बढ़ गया सर लेंथ आपका खींचने के बाद, 3/2। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, बाकी आपका नया काम कुछ नहीं है। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आप जितना खींचे हैं उस खिंचाव का क्या कर देना है सर, स्क्वायर कर देना है। 3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 9/4 हो गया। ठीक है, यानी जो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 9/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, IRI, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आपको क्या बोला गया है, 9/4। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया गया था आपको, 99 ओम दिया गया था। ठीक है, तो 99 ओम नहीं लेंगे, इसको हम लोग 100 कर देते हैं। ठीक है, ताकि इजी से आप सॉल्व कर लेंगे। 3/2 सही है ना हम लोग, तो 99 ओम यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, इसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, इसको 100 ओम कर देंगे ना, तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ 100, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे हम लोग 100 ओम इसको कर देते हैं। ठीक है, 100 ओम अगर कर देंगे तो आपका आंसर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 100 ओम कर दिए हैं तो कितना आ गया, चलिए इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमने 100 ओम ले लिया, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है भाई, आपको दिया गया 100 ओम। ठीक है, यानी ये जो आपका वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी गई है आपको 100 ओम, 100 ओम। और स्टेज करने के बाद यानी कि 50% इंक्रीज करने के बाद, यानी कि कितना गुना आपने इंक्रीज किया है, 3/2 गुना इंक्रीज कर दिया, तो खिंचाव का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/4 गुना बढ़ जाएगा इनिशियल रजिस्टेंस। तो 9/4 इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, 25 नमा क्या आ जाएगा, 225 ओम, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 225 ओम। तो एक ऑप्शन हम लोग सही कर लेते हैं, 225 ओम डाल लेते हैं। चलिए 225 ओम कर ले रहा है इसको ही, 225 ओम। ठीक है, 225 ओम। तो चलिए इसका आंसर में आ गया आपका, यानी 49 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आज का हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये पार्ट 4 क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कराया, मतलब 50% आपका। अभी देखिए अब क्या है, आपके जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें अब आपका क्या मेन बच चुका है। देखिए ओम्स लॉ तक हमने करवा दिया, आपका रेजिस्टेंस वगैरह सब करा दिए, चार्जेस वगैरह सब करा दिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कर लिए। अब यहाँ से जो हम लोग देखने वाले होंगे आगे, एक तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
हीटिंग इफेक्ट करेंगे, आपका केमिकल इफेक्ट मैंने करवा दिया सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। और इसमें आपका फ्यूज वायर वगैरह देख लेंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारी चीज़ें देखते हुए बस हमारा समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर भी आपका, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, तो जी का आपसे पूछा गया है सूत्र क्या होता है, 1 अपन क्या होता है भाई, आर होता है ना। तो बताइए क्या होता है, यानी कि एक से अधिक भी आंसर सही हो सकता है, ओनली 1 1 2 3 4, क्या है बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, एक तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू 1/r होता है। तो कहीं भी 1/r आपको दिख रहा है, कंडक्टेंस का सही सूत्र आपसे पूछा गया, जी इक्वल्स टू क्या होता है 1/r। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आर का जगह रो एल अपन ए ऊपर चला गया, तो ए बाय आर एल, ए बाय आर रो, ए बाय आर रो है कहीं, ए बाय आर रो, ए अपन आर रो कहीं भी नहीं है ना, ए बाय ए ऊपर में होना चाहिए, नीचे में आर रो होना चाहिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन। अरे भाई गलती कर दी है ना, देखिए यहाँ पे आर मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए फिर से करते हैं। देखिए, जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r के जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर के जगह लिख सकते हैं रो एल अपन ए, है ना। तो रो एल अपन ए ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ए अपन रो एल। तो ए अपन रो एल ये हो गया आपका एक, तो ऑप्शन ये सही है जाएगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि आप जी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी के जगह आप क्या लिख सकते हैं सर, ए अपन रो एल लिख सकते हैं, है ना। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया आज ही विशिष्ट चालकता के बारे में, यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था ना जी, कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, यानी सिग्मा के बारे में बताया था। वो क्या होता है आपका 1/रो। तो 1/रो है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 1/रो ए बाई एल ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 1/रो के जगह आप क्या लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता यानी कि कंडक्टिविटी सिग्मा ए अपन एल। क्या कहीं सिग्मा ए अपन एल है, बिल्कुल है। चलिए, ये तो उल्टा लिख दिया गया, नहीं है 1/रो तो होगा ही नहीं, है ना, 1/रो होगा ही नहीं, यानी ओनली 3 और ओनली 4, ठीक है, ओनली 3 और ओनली 4 कहाँ है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए, अच्छे अच्छे सवाल है ये सब। तो चलिए अब आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, ऑप्शन सही करके रखते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है, शुरुआत होगी इसकी। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक ही। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।